मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि तुम लोगों में से किसी ने पहले भी पॉलिटी के क्लासेस किए हैं या नहीं। सर एसएससी का किया है। एसएससी है मतलब सर एसएससी का किया है। पॉलिटी का एक नॉलेज है ना। हाँ सर। ओके ठीक है। मैं ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ कि आप लोगों में से किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। इसको ऑफेंडेड मत होना। मैं ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, सो दैट मैं फ्रीली अपने हिसाब से पढ़ा सकूँ। क्योंकि क्रैश कोर्स है तो बहुत डीपली कुछ नहीं जाने वाला है। हम लोग जस्ट उतना ही पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इंपॉर्टेंट है और मार्क्स स्कोर कर सके। एज यूजुअल मैं पहला जो टॉपिक आज का पढ़ाने वाला हूँ ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी। याद रखना ये सिर्फ नाम के लिए इंट्रोडक्शन है। इसमें हम लोग बहुत सारा जिन लोगों ने पढ़ा है उनको आइडिया हो जाएगा कि 15-16 नंबर का मार्क्स आज के क्लास से ही आपका स्कोर होने वाला है। रेडिली स्कोर हो जाएगा जो मार्क्स, वो हम लोग टॉपिक कुछ पढ़ रहे हैं ना। टॉपिक को पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं कि आप सपोज किसी स्कूल में पढ़ाई करने गए या किसी ऑफिस में गए, किसी बैंक में चले गए, आपके घर में हो, तो यहाँ पर एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या हेड ऑफ द फैमिली या इस तरह कोई भी एक हेड होना जरूरी होता है। आई होप सबको इस बात पे यकीन होगा कि ये हेड जरूरी है, अदरवाइज आप सारे मेंबर्स को या सारे स्टाफ को एक साथ लेकर काम नहीं करा सकते। अब क्वेश्चन है कि इस हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इस हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी कुछ का रिक्वायरमेंट होगा वो सब कुछ करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक हेड मास्टर है तो वो स्कूल में पोछा भी लगाएगा, पढ़ाएगा भी, एडमिशन भी करवाएगा, टीचर्स के साथ जो डीलिंग है वो भी करेगा, गार्डियन से मीटिंग भी करेगा, बोर्ड के साथ जो मीटिंग है वो सब कुछ करेगा। लेकिन थोड़ा सोच के बताओ कि क्या एक आदमी के लिए पॉसिबल है ये सारा काम कर पाना? फटाफट आंसर देना, ठीक है। नो सर। नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन करना तो उसी को पड़ेगा क्योंकि उसकी किए बगैर तो काम होगा नहीं। तो अब यह क्या करता है कि वो आदमी वो आदमी क्या करेगा कि अपने काम को डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हेडमास्टर पढ़ाने के लिए टीचर्स को लेकर चला आया, ऑफिशियल काम करने के लिए क्लर्क को लेकर चला आया, गार्डियन से मीटिंग करने के लिए या टीचर से मीटिंग पेरेंट से मीटिंग करने के लिए किसी एक टीचर को अपॉइंट कर दिया। और इस तरह का बहुत सारी एक्टिविटीज वो इन्वॉल्व करवा रहा है थ्रू डिफरेंट पर्सन। तो अपने काम को डेलीगेट कर रहा है ताकि वो उस काम को इजिली कर सके। अगर वो काम को डेलीगेट नहीं करेगा वो काम नहीं करा पाएगा। काम को डेलीगेट करने के साथ वो टीचर के साथ कुछ पावर भी दे रहे हैं कि देखो क्लासरूम के अंदर तुमको जो करना है करो, क्लासरूम के बाहर फिर हेडमास्टर अपना काम करेगा। आई होप आपके स्कूल में भी यही सिस्टम होगा कि आपके क्लासरूम में एंटर करना है कि नहीं ये डिसीजन क्लास टीचर लेगा, लेकिन स्कूल में आपको आना है कि नहीं ये डिसीजन आपका हेडमास्टर लेगा। होप सो ये करेक्ट है। हाँ सर। ओके ना, तो समझो कि अगर एक स्कूल में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे होंगे, 400 500 1000, इससे ज्यादा बच्चे तो नहीं होंगे। लेकिन अगर 400-500 लोगों के लिए ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए तो क्या 140 करोड़ स्टूडेंट्स का एक स्कूल होगा या 140 करोड़ मेंबर्स का एक स्कूल होगा, तो क्या उसके लिए किसी हेडमास्टर की जरूरत होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ऐसे ही हेडमास्टर का नाम है अपनी कंट्री में प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट सब कुछ करेगा उस स्कूल का, पढ़ाना भी उसी की जिम्मेदारी है, काम भी कराना उसी की जिम्मेदारी है, बच्चे को लाना, बच्चों को पढ़ाना, पोछा लगाना, गार्डियन मीटिंग मीटिंग टीचर मीटिंग, रिपोर्ट्स बनाना, जो भी करना सब कुछ करेगा। बट ये काम अकेला नहीं करेगा तो वो क्या करता है टीचर्स को पढ़ाने के लिए काम दे देता है। उसी तरह प्रेसिडेंट भी अपने काम को 3 हिस्सा में डिवाइड करेगा। एक का नाम है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, दूसरे का नाम है एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशियरी। ये 3 बेसिक काम है जो प्रेसिडेंट डिवाइड करता है। लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं? लेजिस्लेचर बोलते हैं लॉ मेकर्स को। जो लॉ बनाता है उन्हीं को लेजिस्लेचर बोलते हैं। इंडिया में लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है? इंडिया में लॉ मेकिंग अथॉरिटी का नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट का ऑफिशियल नेम है वो है संसद, ठीक है। ये जो पार्लियामेंट है ये जस्ट एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक बॉडी है। ये बॉडी अपने आप में 3 अलग अलग बॉडी से मिलकर बना है, राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा खुद प्रेसिडेंट। ये जो इंफॉर्मेशन है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट जो है वो
इन तीनों से मिलकर बना है। ये अपने को कहाँ मिलता है? आर्टिकल। आर्टिकल कुछ नहीं है, समझो एक एड्रेस है। एड्रेस नंबर 79 में एक इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे आप ये एड्रेस ओपन करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्या इन्फॉर्मेशन? कि इंडिया का पार्लियामेंट मिलकर बना है राज्यसभा से, लोकसभा से, प्रेसिडेंट से। एग्जीक्यूटिव क्या है? देखो, लेजिस्लेचर का मेन काम है लॉ बनाना, ठीक है। अब मान लो कि हम एक लॉ बना दिए कि कोई भी चोरी नहीं करेगा, तो सिर्फ बोल देने से थोड़ी होगा, उसको तो काम करना पड़ेगा। आपको कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे कि मान लीजिए अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए सजा होनी चाहिए, वो सजा को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको लाइफ लाइन में लाना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव, पॉलिसी मेकर्स। अब पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि जैसे आपका क्लास होना था पॉलिटी का दूसरे आवर में, पहले आवर में शायद मैथ या कोई एक सब्जेक्ट होना था मैथ। अब थोड़ा सोच के देखिए, सडनली कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका पॉलिटी पहले हो गया, करेक्ट। रूल ये बोल रहा है कि आपको क्लासेस मिलेंगे, लेकिन वो क्लास कैसे मिलेगा ये रूल नहीं बोल रहा है। रूल बोल रहा है आपको आज पॉलिटी का और मैथ का क्लास मिलेगा, किसी वजह से हमको सडनली चेंज करना पड़ा। ये जो रूल बना था दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, सडन जो चेंज हुआ है दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। कि अभी जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई है इसको हम कैसे डील करें। ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, एज वेल एज इसका सॉल्यूशन भी शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सरकार के सामने एक रास्ता टूट गया तो रास्ता बनाना पड़ेगा, ब्रिज टूट गई, सड़क सड़क खराब हो गई है, इन सबको बनाने के लिए सरकार ऐसा थोड़ी है कि 2 दिन के लिए ब्रिज बना देगा। सरकार जब ब्रिज बनाएगी तो एक लॉन्ग टर्म जो 50 साल, 100 साल, 150 साल तक टिकी रहे, ऐसी कोई ब्रिज बनाएगी। ये भी एक पॉलिसी है, लेकिन ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। आज आपने काम किया, इफेक्ट कुछ दिन तक, ज्यादा दिन तक मिलेगा। लेकिन मान लीजिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि नहीं, सिर्फ आपका टैक्स चेंज हो गया, तो टैक्स तो सिर्फ 1 साल के लिए है, या अगले 1 महीने के लिए आपका पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, ये हुआ शॉर्ट टर्म पॉलिसी। ये लॉ और पॉलिसी में फर्क समझ में आया? ओके। तो हम लोग एक सेक्शन पढ़ चुके हैं जिसको हम लोग बोलेंगे लॉ मेकर्स, और हम लोगों ने और एक सेक्शन देख लिया जिसको बोलेंगे पॉलिसी मेकर्स। ये पॉलिसी मेकर्स कौन है? ये पॉलिसी मेकर्स 3 है। नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, एंड नंबर 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहले समझते हैं प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा। प्रेसिडेंट के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रेसिडेंट इज द बॉस। इसको ऐसे समझते हैं ये हेडमास्टर है वो। तो हेडमास्टर सारा काम खुद नहीं करेगा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी है हेडमास्टर की कि वो सारा काम कराए। अब हेडमास्टर कैसे समझेगा कि कोई आदमी या कोई बॉडी, कोई एंटिटी उस लायक है या नहीं? उसके लिए ये हेडमास्टर जो अपना प्रेसिडेंट है, इसने बोला कि हम पूरी कंट्री में एक इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि हम तो सारा काम करेंगे नहीं, हम डेफिनेटली किसी न किसी से काम करवाएंगे। तो हम कंट्री में एक इलेक्शन करवाएंगे टू द लोकसभा। लोकसभा मतलब ये वाला हाउस, ठीक है। इसके बारे में आर्टिकल 81 में मेंशन किया गया है। इसके बारे में आर्टिकल 80 में मेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखो, बोला गया कि हम इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन कराने के बाद हम एक कंडीशन रखेंगे कि जो भी पार्टी 50% या उससे ज्यादा, 50% प्लस 1 या उससे ज्यादा सीट होल्ड कर दे, जीत जाती है इलेक्शन में, उसको हम डिक्लेयर करेंगे विनर। अब हमारे लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 543। उसके हिसाब से जो 50% प्लस 1 होता है वो होता है 273। जिस किसी पार्टी के पास, या गठबंधन बंगाली में जोट बोलते हैं उसको, जिस किसी पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टीज के पास मिनिमम 273 सीट्स आ गए हैं, उसी को प्रेसिडेंट इनवाइट करेगा सरकार बनाने के लिए। प्रेसिडेंट को ये पता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है। प्रेसिडेंट को सिर्फ ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी या किस ग्रुप से आने वाला है। ऑफिशियली नहीं पता है, अनऑफिशियली हो सकता है पता रहे क्योंकि इलेक्शन में डिक्लेयर कर दिया था, बट ऑफिशियली उसको नहीं मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। सो वो उस पार्टी को इनवाइट करेगा कि आप चूंकि मेजोरिटी पार्टी बनकर आए हैं, आप अपनी तरफ से एक आदमी को नॉमिनेट कीजिए जिसको हम अपॉइंट करेंगे एज अ
प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और ये अपॉइंटमेंट हम बोल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट और इलेक्शन में क्या फर्क है। सिंपल याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर आया, ये भी एक आदमी है, और इससे भी वो स्कूल अकेला समझने संभालने वाला नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, वो हेडमास्टर को बोला, देखिए सर, आप तो अपनी जिम्मेदारी हमको दे दी, लेकिन मेरे को और भी कुछ टीचर्स चाहिए होंगे जो मेरी हेल्प करेगा। प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, मेरे को ऐसे ही कुछ मिनिस्टर्स चाहिए जो मेरी हेल्प करेगा, और यही मिनिस्टर्स के ग्रुप को हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर हो गया? इन्हीं मिनिस्टर्स के ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है अपने को आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में, दोनों में कुछ ना कुछ है, वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी जस्ट ये समझ लो कि इन सब के बारे में किस किस आर्टिकल में इंफॉर्मेशन है, वहां पर हम लोग देख रहे हैं। आर्टिकल क्या है, ये थोड़ी देर बाद इस पर डिस्कस करते हैं। फॉर टिल नाउ कोई डाउट है अभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन में? सर वो जो एमपी है, एमपी का मतलब तो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है ना? नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसका। अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो फॉर एग्जाम्पल, तुम स्कूल में गए एक स्टूडेंट बनकर, ठीक है, हाँ हमने क्या किया, तुमको मॉनिटर बना दिया, तो तुम स्टूडेंट तो हो ही, करेक्ट है ना? हाँ लेकिन तुम्हारे पास सर्टेन प्रिविलेज या पावर थोड़ा ज्यादा आ गया, करेक्ट है? हाँ तो उसी तरह जितने भी लोग इलेक्शन जीते हैं वो सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। उनमें से कुछ लोग मिनिस्टर बनेगा, तो जो मिनिस्टर होगा अ काइंड ऑफ मॉनिटर है, इन लोग के पास पावर थोड़ा सा ज्यादा आ गया है। आई होप ये क्लियर करा पाया हूँ। हाँ सर। अच्छा, और किसी का कोई डाउट है? सर बोल रहा हूँ जो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होता है ना, नहीं, तो उसमें तो सब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट नहीं होगा। सर आपने बोला ना सर अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होगा। ओके सर। ठीक है, ये तो जस्ट पार्लियामेंट सर प्रेसिडेंट के वोट के लिए पार्लियामेंट का मेंबर से वोट दे सकता है सिर्फ? और भी है उसमें, कुछ कंडीशंस है उसमें, एमएलए भी वोट कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है, वो हम अभी नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा ट्रेलर देख रहे हैं कि पॉलिटी पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, ओके इसमें सर। बहुत बहुत सारा आंसर हम जैसे मेरा अपना स्टाइल क्या है कि हम आपको एक दिमाग में इमेज बना दे रहे हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये इमेज की बेसिस पे पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये जो आज का क्लास है, ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी है, ऐसा ही समझो आप। इसमें हम सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं कि इंडिया का पॉलिटी बेसिकली कैसा चलता है। ये क्लियर रहेगा तो इसके बाद हर एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाते हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी और इसमें मिस किया जाएगा, कोई नहीं। जस्ट हम समझाने के लिए एक इमेज तैयार कर रहे हैं। ओके सर। ओके, तो आपके बहुत सारे सवाल होंगे, उनका हम जवाब अभी नहीं दे रहे। जितना पढ़ रहे हैं इसमें से कोई सवाल है तो आप बोलिए। जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर, प्रोबेबली 14 मेंबर्स है, उनमें से सर कोई सवाल है तो आप बोलो, हम बात करते हैं इस पे। सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मान लो एक स्कूल है, ठीक है, मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ फिर मेन पे आता हूँ। एक स्कूल है, स्कूल में 10 क्लासेस होंगे और हर एक क्लासरूम में एक मॉनिटर होगा, करेक्ट है यस सर। ना? सारे मॉनिटर अपने अपने क्लासरूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम क्या कर रहे हैं, एक क्लब रूम बनाया जिसमें सारे क्लास के मॉनिटर्स को बुला के बैठाया और डिस्कशन किया। हम टीच हेडमास्टर है और क्लासरूम के मॉनिटर्स को बुलाकर बोल रहे, बोलो क्लासरूम में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या सॉल्यूशन चाहिए, क्या जो भी आपके रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा एक ग्रुप बन गया ना मॉनिटर्स का। यस सर। उसी तरह जब प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो अपने लिए कुछ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करवाता है। मिनिस्टर्स मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए अलग एक आदमी, एजुकेशन के लिए अलग एक आदमी, एविएशन के लिए अलग एक आदमी, मतलब हर एक आदमी को एक एक पोर्टफोलियो दे दिया है ताकि वो उस पर सिंगल हैंडली काम करे। अब ये जो सारे मिनिस्टर्स बन रहे हैं ना, ये तो एमपीज में से फिल्टर होकर निकल रहे हैं। मान लो 500 एमपी है तो 500 मिनिस्टर थोड़ी बनेंगे, मिनिस्टर 40 50 60 बनेगा। ये 60 जो मिनिस्टर्स बने इनके ग्रुप को बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल। हाँ सर समझ गए। ओके ना, सर इसको इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करना। कैबिनेट एक वर्ड आपने सुना होगा, कैबिनेट। हाँ ये कैबिनेट नहीं है, कैबिनेट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक एक पार्ट है कैबिनेट, वो अलग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग है। इंडिया का रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो लीडर है उसका नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर। इसलिए चूंकि इंडिया का मेन पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास है, इसलिए सबसे पावरफुल आदमी कौन दिखता है इंडिया में?
प्राइम मिनिस्टर। सर एमपी से मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप एमपी हो गए, प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेगा मिनिस्टर है। फॉर एग्जांपल आप मॉनिटर बनने किसी क्लासरूम का, क्या कंडीशन है बताइए? आपको पहले उस क्लास का स्टूडेंट होना Responsibility पड़ेगा। होना तो चाहिए। आप एमपी बन गए हैं ऑलरेडी, हाँ, और तो कोई कंडीशन है नहीं। नहीं। ये हो सकता है कि प्रेफरेंस होगा, आप अच्छा पढ़ते हैं तो आपको प्रेफर किया जाएगा। तो मिनिस्टर बनने के लिए भी जिनके पास कुछ अच्छा नॉलेज होगा या अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उनको हम उस हिसाब से मिनिस्ट्री देंगे। बट ये प्रेफरेंस है, नॉट कंडीशन। अच्छा। होपफुली क्लियर हो गया होगा ये वाला। हाँ सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि वाइस प्रेसिडेंट क्या कर रहा है। देखिए, प्रेसिडेंट बॉस था, ये अपॉइंट कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, इन दोनों से तो काम अपना निकल गया है। लेकिन ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये पावर ले रहा है प्रेसिडेंट से। मतलब समझिए कि मेरे नाम पे आप एंजॉय कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बोला तुम ये काम करो, तो हम बोल रहे हैं प्रेसिडेंट हमको इस काम के लिए अपॉइंट किया है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट हमको ये काम करने इतना पावर दिया, इसलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अब जो भी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं एज ए मिनिस्टर और एज अ प्राइम मिनिस्टर, पावर का सोर्स कौन है? प्रेसिडेंट। हाँ। अगर किसी मोमेंट पे प्रेसिडेंट नहीं रहा, तो आप क्या बोल पाएंगे कि वो जो भूत है ना, हम भूत के नाम पे पावर एंजॉय कर रहे हैं? कर पाओगे? नहीं सर। नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। तो प्रेसिडेंट का हमेशा होना जरूरी है। अगर प्रेसिडेंट है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पावर एंजॉय कर पाएगा। सोर्स ऑफ पावर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, वो असल में प्रेसिडेंट बन के उभर रहा है। तो अब अगर मान लो फॉर सम रीजन प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, या प्रेसिडेंट किसी वजह से बीमार है, या प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिया, फॉर एनी रीजन प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक क्राइसिस आ गया, वैकेंसी आ गया, तो इसका मतलब हम क्या ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके नाम पे काम करेगा? वो आदमी ही नहीं है। इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही काम नहीं कर पाएगा। करेक्ट है? हाँ सर। तो इस क्राइसिस को हटाने के लिए बोला गया, इस क्राइसिस को हटाने के लिए बोला गया कि हम एक आदमी रखे हुए हैं जस्ट कॉन्टिजेंसी के लिए। इस आदमी का प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है, लेकिन एक मजबूरी है कि मान लो किसी दिन ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट मर गया, तो उस वक्त ये सारा काम, ये सारा मैकेनिज्म रुक नहीं जाए। इसीलिए हम एक वाइस प्रेसिडेंट को रखे हैं कि वो सीधा क्या बन जाएगा? प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए हो सकता है पहले मिस्टर ए प्रेसिडेंट था, आज मिस्टर बी प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके पास प्रेसिडेंट जरूर है। तो वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली एक बैकअप प्लान है प्रेसिडेंट के लिए कि फॉर एनी रीजन अगर कभी वैकेंसी अराइज हो रहा है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, उसको फुलफिल पहले कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर एकदम? हाँ सर। ओके। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा, तब नेक्स्ट कौन जाएगा करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो भी नहीं रहा, तब कौन जाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये प्रोसेस चलेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट पर्सन वाइस प्रेसिडेंट, वो नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इसी तरह की हायरार्की चलती चली जाएगी। अब आता है जुडिशरी पे। देखो, जुडिशरी पे हम लोग प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। ये जो हम ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट सबों को कंट्रोल कर रहा है या प्रेसिडेंट सबको काम दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को प्रैक्टिकली बात करें तो इसको प्रेसिडेंट से कुछ खास लेना देना है नहीं, क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। अगर कोर्ट भी इंडिपेंडेंट होकर काम ना करे, वो भी दूसरे ऑफिसर्स की तरह यस सर करने लगे, तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा? इसलिए इंडिया में कोर्ट को बहुत बहुत ही स्पेशल स्पेशल पोजीशन हासिल है। आपने देखा होगा अक्सर कोर्ट जो है, सरकार से कोर्ट का अनबन चलता रहता है। उसके चलने का कारण ये है कि सरकार का डर नहीं है। लेकिन कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या इस तरह कोई मिनिस्टर सरकार के खिलाफ बात नहीं करते, क्योंकि उसको डर है अगर हम सरकार के अगेंस्ट में जाएंगे तो मेरे अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई डर नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर्सनल कैपेसिटी में कोई गलती नहीं कर रहा है, तब तक उसको किसी का डर नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन बना दिया गया। क्या बनाया गया? गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। मतलब अगर
कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई भी आंच आती है, उसके प्रोविजंस को साथ छेड़छाड़ किया गया है, या उसके प्रोविजंस में किसी के साथ नाइंसाफी कर दी गई है, तो उसको ठीक करने का राइट किसके पास है? उसको ठीक करने का राइट है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट खुद जाके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस तो नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा गवर्नमेंट को, या जो भी इस तरह का पार्टी उसमें इन्वॉल्व है उसको फोर्स करेगा कि आप उसको ठीक कीजिए। दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन देने के बाद और एक बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन के बाद बोला गया कि आप प्रोटेक्टर होंगे, प्रोटेक्टर, गार्डियन, कस्टोडियन, जो भी आप बोलो, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल्स राइट। ठीक है, पीपल्स राइट का मतलब देखिए, आप एक आदमी हैं, और आप आदमी हैं, आप रोबोट नहीं है, आप जानवर नहीं है, आप पेड़ पौधा नहीं है, आप में बहुत सारा क्रिएटिविटी सकता है, बहुत सारी चीजें सोच की हो सकती है, किसी को अच्छा समझ सकते हैं, किसी को बुरा समझ सकते हैं, किसी से बातें कर सकते हैं, किसी से बातें नहीं भी कर सकते, किसी की तारीफ कर सकते हैं और किसी को नकार भी सकते हैं। ये सारा आपका फ्रीडम है। मान लीजिए हम आपको 10 करोड़ रुपया दिया, या आपको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिए, मोदी जी तो बनना नहीं चाहोगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बना दिया मान लो थोड़ी देर के लिए, बनना चाहोगे या नहीं बनना चाहोगे? हाँ चाहेंगे सर। बिल्कुल चाहोगे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो बना देंगे, लेकिन आपको एक वर्ड नहीं बोलना पड़ेगा, उसके बाद सारी जिंदगी चुप रहना पड़ेगा। अब बोलो। नहीं बनना चाहूंगा। इसका मतलब आपको पावर या प्रिविलेज मिल रहा है, बट आपको सिर्फ एक ही चीज नहीं चाहिए लाइफ में, डिफरेंट चीजें चाहिए ना भाई। आपको थोड़ा सा पावर चाहिए, थोड़ा दोस्तों से मिलना है, थोड़ा घूमना फिरना है, कुछ पैसे भी चाहिए, फिल्में देखनी है, पढ़ना है, मतलब लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, थोड़ा थोड़ा भी चलेगा। हम आपको अंबार दे रहे हैं, बट कंडीशन है कि बाकी चीजें नहीं देंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर सर्टेन राइट्स, आप हाँ भी बोल सकते हैं और आप ना भी बोल सकते हैं। अब मेरे पास ताकत बहुत ज्यादा है, मेरे पास अगर ताकत ज्यादा है तो हम आपसे साथ जाति कर सकते हैं। आपसे कौन लड़ेगा? जिसके पास आपसे ज्यादा ताकत है वही आप पे जुल्म करेगा, कमजोर थोड़ी आपसे लड़ने आएगा। नहीं। और सबसे ज्यादा ताकत तो सरकार के पास है, तो आपके ऊपर कोई भी एट्रोसिटी एट्रोसिटी अत्याचार या जुल्म करने वाला है, सबसे ज्यादा किसके पास चांसेस है इस तरह के काम करने का? सरकार के पास। सरकार आपके राइट्स अगर छीन लेती है, कल को आप पे बहुत जुल्म कर रही है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए, वो है जो सरकार से आपके लिए लड़ेगी और आपके पावर्स, आपके राइट्स को दिलाएगी। एक केस हुआ था आज से 4-5 साल पहले, डॉक्टर हादिया एक लड़की थी जिसने अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर ली थी, और धर्म चेंज हो गया था उसका। उसके ऊपर केस हुआ काफी, केरला हाई कोर्ट ने कहा कि लड़की जो है अपने धर्म को चेंज नहीं कर सकती है, मतलब उसको करवाया गया है बहका के, ये शादी वैलिड नहीं है। लड़की सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसने कहा कि हम बालिग हैं, पहले तो हम 18 साल के ऊपर हैं, मेडिकल स्टूडेंट है, अपनी मर्जी से मैंने धर्म चेंज किया है, कई साल से पढ़ाई किया, फिर मेरे को कोई पसंद आया, मुझसे शादी कर ली है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरला हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था पहले तो वो गलत था, क्योंकि लड़की के पास पूरा फ्रीडम है, ये उसका राइट टू लाइफ है कि वो अपने लिए अपने हिसाब का पार्टनर चुने, चाहे तो वो इनकार कर सकती है, चाहे तो उसके साथ रह सकती है। देखो राइट टू लाइफ यहाँ आ गया। तो किसी अगर सरकार ने, या मान लो किसी लोअर कोर्ट ने या कोई और बॉडी ने अगर आपके साथ जाति की है, अगर आपके साथ जाति की है, तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? हाँ सर है। ओके। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूँ, WBCS का पैटर्न चेंज हुआ है, ऐसा कुछ न्यूज आ रहा है, ठीक है? ओके सर। चलो, तो यहाँ तक जो अब तक हम लोग पढ़े, इसमें कोई डाउट है तो बोलो मेरे को अभी। कोई सा डाउट नहीं है। नहीं है ना? गुड। नो। नो सर, डाउट नहीं है। तो हम स्लाइड चेंज करें, दूसरे टॉपिक में मूव करते हैं। अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, आर्टिकल। अच्छा, मेरे से कितने लोगों ने पढ़ा है इसमें बोलो तो पहले? एक तो रत्ना की आवाज समझ में आ रही है मेरे को, हाँ सर। और एक लड़का और भी बोल रहा था, उसकी भी आवाज समझ में आई मेरे को। अच्छा, खैर आवाज समझ में नहीं आ रही है, खैर जो भी है, जिन लोगों ने पढ़ा है
पढ़ाई पे ध्यान दो उसको। आज जो क्लास हो रहा है आप लोग को ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया होने वाला है। जो लोग नहीं पढ़े वो ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। एक टर्म था आर्टिकल, कुछ नहीं है, आर्टिकल को समझो एक एड्रेस, एक कंप्लीट पता। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 79 की, मतलब हम बात कर रहे हैं एक एड्रेस जिसका प्रेमाइस नंबर 75 है। अब ये एड्रेस कहाँ है? ये एड्रेस एक बुक में बैठा हुआ है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अब बुक ऑफ प्रिंसिपल है, बुक ऑफ प्रिंसिपल्स, जिस प्रिंसिपल में डूज एंड डोंट्स दोनों मेंशन कर दिया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट सेक्शंस है, उस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स। एक सेक्शन ऐसे ही मिलेगा आपको जिसको हम बोलेंगे शेड्यूल, और एक सेक्शन ऐसे ही मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकल्स। ये 3 पार्ट्स होते हैं इस बुक में। 3 पार्ट है। पार्ट्स का मतलब होता है जस्ट इंडेक्स। टोटल 22 पार्ट्स थे ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब। आज की डेट में ये 25 पार्ट्स है। अच्छा, शेड्यूल की जब बात करते हैं तब ये टोटल शेड्यूल शुरू में 8 थे ओरिजिनली। एट प्रेजेंट कितने हैं? 12 है। गुड, एट प्रेजेंट है 12। अच्छा, आर्टिकल्स की जब बात करते हैं तो जो आर्टिकल्स थे वो ओरिजिनली 395 थे, और आपको बस इतना ही याद रखना है। प्रेजेंटली कितना है ये पढ़ने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने कुछ चीजें देखी जो आपको याद रखनी है, वो हम बोल रहे हैं क्या क्या। नंबर 1, इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट। तो इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। और इन सब के ऊपर कौन आके बैठा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन। यही इंडिया में कौन है? सुप्रीम है। कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा जो एंटिटी है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से सबको पावर मिल रहा है, और उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं कि एक दूसरे में पावर शेयरिंग अकॉर्डिंगली जो हमने दिखा। नंबर 1 इन्फॉर्मेशन जो रटना है वो हम बोल रहे, जो मार्क्स स्कोरिंग इन्फॉर्मेशन था थोड़ा उसकी हम बात कर लेते हैं। इंडिया में सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, 1 नंबर। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। जब स्टेट प्रोविंस के हिसाब से आएगा, किसी एक राज्य के हिसाब से आएगा तो आंसर गवर्नर होगा। हम लोग यहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री समझ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। अगला, इंडिया में जो लेजिस्लेचर है उसका नाम क्या है? ऑफिशियल नेम है संसद, अनऑफिशियल नेम आप उसको पार्लियामेंट बोल सकते हैं। कौन से आर्टिकल में पार्लियामेंट का इंफॉर्मेशन है? आर्टिकल 79। पार्लियामेंट किससे मिलकर बना है? 3 एंटिटी से मिलकर बना है, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। ये प्रेसिडेंट क्या करेगा कि दोनों हाउसेस से जब बिल पास होगा तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा। अगर साइन करेगा तो ही वो बिल एक्ट बनेगा, अदरवाइज बिल एक्ट नहीं बनेगा। इसको हम छोड़ ही दे रहे हैं, जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। प्रेसिडेंट इसका पार्ट है ना। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में सिर्फ 3 एंटिटी आते हैं। बहुत से बुक में अलग अलग एंटिटी का नाम बोला है, इसलिए आप उसको इग्नोर करो। जो हारून सर बोल रहा है वही सही है, बस याद रखना, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है ये, अरे, प्रेसिडेंट जो है वो पहला, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जुडिशरी जो है, ये अपने जुडिशरी जो है ये 4 लेयर्स में 4 लेवल में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, 4 लेवल में हमारे यहाँ जुडिशरी बटा हुआ है। हम लोग जिसकी बात करें बेसिकली वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर या गार्डियन ऑफ या बुलवार्क ऑफ पीपल्स राइट, बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं सिनोनिमस। मतलब यही है कि आपके राइट्स का प्रोटेक्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स ओरिजिनली 395 थे। नंबर ऑफ शेड्यूल्स ओरिजिनली 8 थे, एट प्रेजेंट 12 है। नंबर ऑफ पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 22 थे, एट प्रेजेंट 25 है। क्लियर हो गया? हाँ सर। नाउ ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल में चेंजेस पॉसिबल है। चेंजेस का मतलब अमेंडमेंट जो है इज पॉसिबल। तो ये अमेंडमेंट कौन करेगा? ये अमेंडमेंट करेगा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करने का राइट किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास। ये कौन से आर्टिकल में इंफॉर्मेशन मिला अपने को?
368। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो अमेंडमेंट हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अब तक कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं? सो फार एज ऑफ नाउ टोटल अमेंडमेंट कितने हुए हैं? 105। मतलब टोटल 105 मरतबा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया जा चुका है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखें। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फुल फ्लेज करेंगे। जितना आज पढ़ाए हैं आप क्वेश्चन उठा के बना सकते हो, बनाओगे तो आपको होपफुली कम से कम 10-12 नंबर तो आराम से उठ जाएगा। आने वाले क्लासेस में इन सब पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत डीपली स्टडी होगा, टाइम कम है, क्रैश कोर्स है, तो हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, जैसा आज पढ़े ऐसा ही पढ़ेंगे। फटाफट क्लासेस होंगे और उसमें आपका जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो हम लोग मार्क्स को बढ़ाने का ट्राई करेंगे। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप नीचे में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर है। अभी तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर ही लेना, यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा टाइम टू टाइम अगर कुछ वीडियो आता है तो। ठीक है, चलो फिर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी बोलिए। सर बोल रहा हूँ, अगर मैंने किसी को अगेंस्ट में कोई केस ठोक दिया तो Yes. सर मैं क्या लोअर कोर्ट से शुरू करूँगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक सकता हूँ? नहीं, ये डिपेंड करता है आप कौन से तरह का केस कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, आप किसी भी स्टेज में केस कर सकते हैं, बट नॉर्मल सिविल मैटर में छोटा मोटा प्रॉपर्टी वगैरह का मैटर जो होता है, उन मैटर में लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाने को कहा गया है। जैसे राहुल गांधी का मैटर आप देखिए, उसको सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता था, लेकिन बोला कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए नहीं है, इसलिए लोअर कोर्ट से ही शुरू किया गया। तो कहीं भी आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स या सर्टेन रेलिवेंट मैटर्स है वहीं पे आप या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एज द केस में भी डायरेक्टली जा सकते हैं, अदरवाइज लोअर कोर्ट से हो जाए। ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल नहीं सर। नहीं है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लासेस थोड़ा फटाफट चलने वाला है, टॉपिक किसी का माइक ऑन है थोड़ा ऑफ कर लो। ठीक है, क्लासेस जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो पढ़ कर आना है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव। मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ, आप देख लेना। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव। अभी मैंने बोला यूनियन एग्जीक्यूटिव में 1 नंबर आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 2 आता है वाइस प्रेसिडेंट, एंड नंबर 3 आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और भी बुक में कुछ नाम दिया गया है, बट आप उसको इग्नोर करो, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम में भी आपको यही मार्क करना है ना। ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा पहले। एक बुक में बता रहा हूँ, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो ये बुक ले लेना। तरुण गोयल की जीके बुक आती है, तरुण गोयल जीके। इसके अलावा आप चाहे तो ल्यूशन बुल की बुक आती है, ल्यूशन जनरल नॉलेज। अगर आपके पास है कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बुक फॉलो करो। आपका WBCS इन दोनों में से कोई भी एक बुक फॉलो करेंगे मिल जाएगा। बहुत डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं है, जितना इन्फॉर्मेशन इन बुक्स में दिया है ये GS के लिए एनफ है, नॉट ओनली पॉलिटी बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के मोरलेस बहुत अच्छा है। फिर भी कुछ लगेगा तो टाइम टू टाइम देखा जाएगा, बट चूंकि आई होप के आप लोग बिल्कुल नए हो तो मेरे को लगता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत है। अगर आप डरे हुए भी हैं तो ये सब बोगस है, डरने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ो, थोड़ा सा इन बुक्स को फॉलो कर लो। प्रेफरेबल है ये बुक, अगर ये है तो बेटर है, नहीं है तो ये बुक होने से भी चलेगा, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।